हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूटिलाइजेशन का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गैसियस डिस्चार्ज लैंप के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में लैंपों के प्रकार को देखा था, उसमें हम लोग का लास्ट ही गैसियस डिस्चार्ज लैंप ही बचा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था एक गैस फिल्ड लैंप के बारे में। तो ये गैस फिल्ड लैंप और गैसियस डिस्चार्ज लैंप, ये दोनों लैंप क्या हैं? अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं देखते हैं। तो गैस फिल्ड लैंप में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांच का एक भाग होगा, उसमें आपका फिलामेंट, ठीक है, टंगस्टन का, कार्बन का, कोई भी फिलामेंट हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी इनएक्टिव या फिर अक्रिय गैसेस भर दी जाएगी, जिससे फिलामेंट क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, ये हम लोग का गैस फिल्ड, इसका नाम है गैस फिल्ड लैंप। ठीक, यानी गैस को भरा गया है। जबकि अब हम लोग को पढ़ना है गैसियस डिस्चार्ज लैंप, यानी गैस विसर्जन लैंप के बारे में। देखिए, इसमें क्या होगा, ये भी कांच की एक नली है, ठीक, जिसके दोनों साइड पर हम लोग का इलेक्ट्रोड लगा होगा। ये मान लेते हैं अभी के लिए कुछ ये इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर भी गैस भरी गई होगी। ठीक है, गैस वो आपकी मरकरी भी हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है, आर्गन भी हो सकती है, ठीक है, सोडियम वाष्प भी हो सकती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है गैस फिल्ड लैंप से, कि इसमें डिस्चार्ज, जो ये विसर्जन शब्द है, इसी का रोल है। यानी जब आप इलेक्ट्रोडों पर सप्लाई दोगे तो इसके अंदर जो भी गैस भरी गई है वो क्या होगी, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जब वो आयनाइज्ड होगी तो जो ये गैसों के परमाणु हैं आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, और उनके टकराव के कारण से हम लोग को प्रकाश ऊर्जा मिलना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अब बात ये आती है कि जो प्रकाश मिलेगा, उस प्रकाश का जो रंग है वो किस पर डिपेंड होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। गैसियस डिस्चार्ज लैंप जितने भी होते हैं, अभी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जितने भी गैसियस डिस्चार्ज लैंप होंगे उनसे जो हम लोग को प्रकाश मिलेगा, ठीक, उस प्रकाश का रंग इस लैंप के अंदर जो भी गैस भरी गई होगी, मरकरी है अलग रंग होगा, नियॉन है तो अलग रंग होगा, यानी जो गैस भरी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को कलर प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप का प्रिंसिपल बस इतना सा ही है कि इलेक्ट्रोडों पे जब सप्लाई दोगे तो इसके अंदर गैस का क्या होगा, विसर्जन होगा। उस गैस का डिस्चार्ज होने के कारण से उसके अणुओं से प्रकाश ऊर्जा हम लोग को उत्पन्न होगी। भाई अणु क्या होंगे, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी उन लोग को, जब चलेंगे, टकराएंगे, तो उससे हम लोग को लाइट एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें कुछ चीजें हम अलग से करेंगे, जिससे जो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो रही हो वो हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग जो गैसियस डिस्चार्ज लैंप है, गैस विसर्जन लैंप है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, कैसे? पहले श्रेणी में वो लैंप आएंगे, ध्यान सुनिएगा, पहले श्रेणी में वो लैंप आएंगे जिन लैंपों में केवल हमको जो प्रकाश मिल रहा है वो उसमें भरी गई गैस के कारण से मिल रहा है। गैस केवल क्या हो गई, विसर्जित हो गई, और उसके विसर्जन से, उसके अणुओं के कारण से जो भी प्रकाश, यानी जो भी तरंग दैर्घ्य हमको प्राप्त हो रही है, उसी रंग का प्रकाश हमको क्या होगा, प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन था इसका। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा मरकरी लैंप, मरकरी वेपर यानी वाष्प लैंप। ठीक है, फिर सेकंड में आपका जो सोडियम लैंप है, सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात कर लें नियॉन लैंप की, ये भी आपका फर्स्ट कैटेगरी, यानी ये सभी जो लैंप हैं इनमें जो प्रकाश मिल रहा है वो इनमें जो गैसेस भरी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होगा। ठीक, अभी इसमें देखते हैं आगे और अच्छे समझेंगे। जबकि सेकंड कैटेगरी, यानी अगर हम क्लास इसको ए बोलते हैं और ये क्लास बी है, तो क्लास बी में ऐसे गैसियस डिस्चार्ज लैंप आएंगे जिनमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये ट्यूब थी, जो ये कांच की ट्यूब थी, इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग से पदार्थ का मिश्रण लपेट देंगे या लेप क्या करेंगे, लगा देंगे, कोटेड कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो प्रकाश का रंग है वो भी बदल जाएगा, साथ ही साथ जो प्रकाश की मात्रा है वो भी क्या होगी,
पहले की तुलना में हमको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जैसे आपकी ट्यूबलाइट है, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट घरों में जो लगी होती है, ये क्या है, क्लास बी की श्रेणी में आता है। वो भी गैसियस डिस्चार्ज लैंप ही है, मरकरी वाष्प लैंप है, मरकरी भरी होती है, लेकिन जो उसकी ट्यूब होती है उस पे आपका फास्फोरस का लेप लगा होता है। ठीक, इसी वजह से ये क्लास बी में आएगा। ठीक है, तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप दो श्रेणी, एक नेचुरल जो गैस भरी गई उसी का कलर प्राप्त होगा, वो आपके मरकरी वाला, नियॉन वाला हो गया, ये सब लैंप आए। जबकि सेकंड कैटेगरी में आपका ट्यूबलाइट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। तो इस कैटेगरी के जो लैंप होंगे उनमें प्रकाश का रंग बदला जा सकता है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये नली थी उस पे हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस का लेप लगा देंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं क्लास ए वाले को। देखिए क्लास बी वाला भी बना के भी समझ रहे हैं हम लोग। मरकरी वेपर लैंप, ठीक, तो इसमें क्या भरा गया होगा, मरकरी भरा होगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, सोडियम वेपर लैंप, नियॉन लैंप, तो ये सब गैसेज हैं, ये भरी गई होंगी। अब हमने पहले ही पढ़ा कि जो गैसेज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों को कलर मिलने वाला है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी गैस से कौन सा कलर हम लोग को मिलेगा। तो एक साइड हम लोग गैस या वाष्प लिख ले रहे हैं, जो भी उसमें वाष्प भरी गई है, और सेकेंड साइड हम लोग लिख ले रहे हैं क्या, उससे जो हम लोग को मिलने वाला है रंग या फिर कलर। ठीक है, चलिए तो दो कॉलम बना लिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर्गन, ठीक, नियॉन, आर्गन, नियॉन हो गई, मरकरी, सोडियम, हीलियम। तो इन गैसों से या इनके विसर्जन से कौन सा कलर प्राप्त होगा, अब वो हम देखेंगे। तो आर्गन जो गैस, नीला पीला कलर। ठीक, याद रखिएगा, पूछा आता है। आर्गन से हम लोग को नीला पीला रंग मिलेगा। नियॉन गैस से हम लोग को लाल नारंगी रंग प्राप्त होगा, लाल या फिर नारंगी रंग प्राप्त होगा। ठीक है, फिर मरकरी से हम लोग को मिलेगा नीला, मरकरी से मिलेगा नीला, सोडियम से मिलेगा सुनहरा पीला, सोडियम से मिलेगा सुनहरा पीला, और हीलियम से भी मिलेगा पीला। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर कभी कभी पूछ लेता है कि नियॉन का और मरकरी का, नियॉन का और मरकरी का अगर आप मिश्रण कहीं पर डाल दे रहे हो, भर दे रहे हो, तो कौन सा कलर प्राप्त होगा। तो समझिएगा ध्यान से, नियॉन प्लस मरकरी, अगर नियॉन प्लस मरकरी किया गया है, देखिए नियॉन का क्या था, लाल नारंगी, मरकरी क्या था, नीला, तो दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, हरा कलर। ठीक है, तो हम लोग को हरा रंग प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये टेबल आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम लोग को पता है कि रंग कहाँ से प्राप्त होना है, अलग अलग उनका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगी, उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग को अलग अलग रंग प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये जो गैसेज हैं, इन गैसों से यही रंग हमको मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, क्लास ए, क्लासिफिकेशन ए टाइप के लैंप थे, जिसमें जो गैस भरी गई उसी से हमको कलर प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट में हम लोग का नियॉन लैंप ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, ये आपकी छोटे छोटे, आप 1 फुट 1.5 फुट 4 फुट करके ये टुकड़े होते हैं कांच के, उनमें नियॉन लैंप, नियॉन गैस भरी जाती है लैंपों में। तो आप किसी भी अक्षर को, ऐसे नियॉन ही लिखना है तो ऐसे ट्यूब आपकी आएगी। ठीक, उसमें ऐसे एन आकृति बनी होगी, उसके अंदर ऐसे ये गैस भर दी गई होगी। तो जब इसको आप सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियॉन लैंप की एडवर्टाइजमेंट में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, चलिए तो ये हम लोग का क्लास ए था। यहाँ से आप ये डेटा याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। चलिए अब जो क्लास बी था उसकी ओर बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी में तो क्वेश्चन क्लास था, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में।
फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रदीप्त नलिका। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब या जो सेकंड क्लास है किसका, गैसियस डिस्चार्ज लैंप का, उसमें वो लैंप आएंगे जिसमें गैस का विसर्जन तो होगा, लेकिन जो कांच की नली होगी उस पर भी हम लोग किसी दूसरे पदार्थ का लेप लगा देंगे। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन को देखते हैं इसकी। तो देखिएगा, ये आपका एक ट्यूब है, कांच की नली है, जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होंगे। ठीक, आप ये कह सकते हैं वही फिलामेंट लगा होगा गैस को विसर्जित करने के लिए, यह फिलामेंट लग गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है। इसकी पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि ये जो है 1 से 4 फीट लंबी कांच की नली है, जो ट्यूबलाइट है, लंबाई पूछ लेता है तो 1 से 4 फीट लंबी होती है। सेकंड क्या है कि इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड, आप ये कह सकते हैं कि फिलामेंट, इलेक्ट्रोड बोलिए या बोलिए कि 2 फिलामेंट लगे हुए हैं। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये कहा गया कि इसमें क्या है, गैसेस भरी होंगी, क्योंकि ये क्या है, गैस का डिस्चार्ज होगा, तभी हम लोग को प्रकाश मिलने वाला है। तो कौन कौन सी गैस भरी होगी, तो जो आर्गन है, आर्गन और मरकरी, आर्गन गैस और मरकरी गैस का मिश्रण, मरकरी वाष्प का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, इसी में जो मिश्रण है, इसी में थोड़ी सी मात्रा में हम लोग बेरियम प्लस स्ट्रांसियम, बेरियम प्लस स्ट्रांसियम ऑक्साइड का मिश्रण भी डाल देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, क्यों उसी का यूज़ किया जा रहा है, कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बेरियम प्लस स्ट्रांसियम ऑक्साइड का मिश्रण भी डाल दिया जाएगा। प्लस ये जो कांच की नली है, कांच की जो ये नली है, इसके आंतरिक सतह पर, खोखली नली होगी तो उसके आंतरिक सतह पर हम लोग क्या करेंगे, फास्फर का लेप लगा देंगे, फास्फर का लेप लगा देंगे। ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं ट्यूबलाइट की ट्यूब को लेकर। ठीक, क्या चीजें, ये आपकी 1 से 4 फीट लंबी कांच की खोखली नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर क्या होंगे, इलेक्ट्रोड लगे होंगे। इलेक्ट्रोड का काम क्या है, यही आपका आयनाइज करेगा गैसों को, और उनके अणु जब टकराएंगे तो उसकी वजह से हम लोग को प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, अभी किसका बना होगा, वही टंगस्टन का बना सकते हो, फिलामेंट जो हो गए दोनों होंगे, किसके बने होंगे, तो टंगस्टन के बने हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका आर्गन और मरकरी जो है उसका मिश्रण भर दिया जाएगा, क्योंकि यही जो गैस है, वाष्प है, इसी का आयनन होगा, जिसकी वजह से हम लोग को प्रकाश मिलेगा। तभी, क्योंकि ये क्या है, गैसियस डिस्चार्ज लैंप, गैस विसर्जन लैंप, तो ये दोनों गैसें भरी गई हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जब डिस्चार्ज होगा तो प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ बेरियम प्लस स्ट्रांसियम ऑक्साइड का मिश्रण भी भर दिया गया। ये क्यों किया गया, ये समझते हैं। देखिए, अब जो ये गैस है, इसको क्या करना है, आयनाइज करना है। तो आयनाइज करने के बाद क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कम वोल्टेज पर हमको अधिक आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक कराना है, तो उसी के लिए हम लोग बेरियम और स्ट्रांसियम ऑक्साइड का मिश्रण भी डाल देते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बेरियम और स्ट्रांसियम ऑक्साइड का मिश्रण इसलिए भरा जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो सके। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो, आसानी से हो सके। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फास्फर का लेप लगाया गया। ठीक, ये थोड़ा सा अलग करता है इस लैंप को अन्य लैंप की तुलना में। गैसियस डिस्चार्ज लैंप पे हम लोगों ने लियॉन लैंप भी पढ़ा, ठीक है, मरकरी लैंप भी था, लेकिन वहां पर फास्फोरस का लेप नहीं, यहां पर फास्फोरस का लेप लगा देंगे। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप कांच के आंतरिक सतह पर, जो ट्यूब है उसके आंतरिक सतह पर फास्फर का लेप लगाओगे, तो फास्फर की विशेषता यह है कि जो भी स्टार्टिंग में जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन होगा या प्रकाश उत्पन्न होगा, ये क्या करेगा, उसको पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे प्रकाश को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद अधिक तरंग दैर्घ्य मतलब जो वेव लेंथ थी उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा करके हमको आउटपुट में देगा। ठीक है, तो फास्फर का लेप इसलिए लगाया जाता है जिससे हम लोग को क्या हो, लंबी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश क्या हो, किरणें प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन था किसका, ट्यूबलाइट की ट्यूब का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ट्यूबलाइट खाली इतने से तो बनी नहीं होती है, और उसमें क्या चीजें होंगी ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूबलाइट जो है आपकी, ये पहली बात तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्वप्रवृत्त या सेल्फ स्टार्ट लिखते हैं, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग को लेनी पड़ेगी सहायता किसकी, स्टार्टर की सहायता लेनी पड़ेगी, और इसमें एक चीज लगाएंगे क्या, चोक। ठीक, स्टार्टर नाम ही है स्टार्ट करने वाला, तो सेल्फ स्टार्ट बना देगा, और इसके साथ साथ क्या लगाएंगे, वहां पर चोक भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए ये अभी तक हम लोग का क्या था, ट्यूब, कांच की ट्यूब थी, दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, उसका पॉइंट ऐसे निकाल दिया गया। ठीक, अब देखिए यहीं पर हम लोग लगा देंगे क्या, चोक। यहीं पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, चोक लगा दिए। अब ये आपकी सप्लाई आई, मेन सप्लाई फेस। ठीक, ये यहां से घूमकर कहां पहुंच गई, इस इलेक्ट्रोड के पास, और यहां से घूमकर ये आ गई इस इलेक्ट्रोड के पास, और ये वाला आपका आ गया क्या, न्यूट्रल फेज, और ये न्यूट्रल। तो ये जो है दिख रहा होगा आपको, इंडक्टर है, तो इंडक्टर चोक एक्चुअल में होता क्या है, इंडक्टर ही होता है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रहे, हाई रहे। ठीक, तो चोक तो आ गया, लेकिन अभी इसमें स्टार्टर कहीं पर भी नहीं लगाया गया है। ठीक, तो हम लोग इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोडों के साथ में बीच में यहीं पर हम लोग लगा सकते हैं क्या, स्टार्टर भी, इसी पे जगह पे लगा दिया जाएगा स्टार्टर भी। ठीक, अब ये क्या होगा स्टार्टर, ये तो आपका एक डायग्राम आप कह सकते हैं, सर्किट डायग्राम हो गया ट्यूबलाइट का। क्या, फेस, ये चोक लगी हुई है, ट्यूबलाइट थे, दो इलेक्ट्रोड थे, आपको बस ध्यान ये रखना है कि सीरीज में जोड़ते हुए चले जाना है चोक को और ट्यूबलाइट को। देखिए सीरीज में जोड़ते हुए हम लोग चले आए। ठीक, क्लियर। अब क्या करना था कि स्टार्टर लगाना था, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। देखिए सिंपल से प्रोसेस बात करें अगर, अब यहाँ पे गैसेस हैं, उनको आयनाइज करना पड़ेगा। तो आयनाइज करने के लिए क्या है, अधिक उष्मा की आवश्यकता है, यानी I²R अधिक चाहिए, या फिर आपको वहां पर हाई पोटेंशियल भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्टार्टर, इसलिए लगाना पड़ेगा क्या, स्टार्टर। तो ये यहाँ पे लगा दिया गया, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन्हीं के साथ श्रेणी क्रम में ही शॉर्ट करने के लिए लगा दिया गया, बीच में क्या, स्टार्टर लगा दिया गया। ठीक, क्लियर है। तो अभी चोक और स्टार्टर का क्या क्या कार्य है ये भी देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने केवल सिंपल सा सर्किट डायग्राम देखा ट्यूबलाइट का। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्यूबलाइट का सिंपल सा सर्किट डायग्राम हो गया। ये हम लोग का स्टार्टर है, ये चोक है, इलेक्ट्रोड हो गया। अब समझेंगे कि ये कार्य कैसे करती है, कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसके लिए हमको स्टार्टर और चोक लगानी पड़ेगी। ठीक, वर्किंग को समझ लेते हैं पहले, तब उसके बाद स्टार्टर और चोक का कार्य भी देखेंगे। तो ये तो ट्यूबलाइट बन गई, कनेक्शन भी दिखा दिया गया इसका सिंगल लाइन डायग्राम। अब प्रिंसिपल की बात अगर कर लें, अब अगर हम लोग इसके सिद्धांत की बात कर लें तो देखिए क्या होगा। हमने यहां से फेस न्यूट्रल सप्लाई दे दी। ठीक, जब ये सप्लाई यहां से जाएगी, ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये स्टार्टर क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में शॉर्ट कर रहा है। ये वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, स्टार्टर के थ्रू क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही कहीं पर शॉर्ट होता है तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है
जब भी सर्किट शॉर्ट होती है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है 0, जबकि करंट की वैल्यू बढ़कर शॉर्ट सर्किट करंट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट होगा तो आपका वोल्टेज तो कम हो गया, करंट की वैल्यू क्या हो गई? तेजी के साथ बढ़ गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई? तेजी के साथ बढ़ गई। अब ये जो स्टार्टर है ये भी दो प्रकार का, कार्य सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार का, एक ग्लो टाइप आ जाता है, दूसरा आपका थर्मल टाइप आ जाता है, थर्मल स्विच टाइप का आ जाता है, तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो स्टार्टर का काम है अभी तक शॉर्ट करना, इसने शॉर्ट जैसे किया, शॉर्ट करने के बाद जैसे वोल्टेज घटा, धारा का मान क्या हुआ? बढ़ा। तो अब जो ट्यूबलाइट के अंदर हम लोगों ने आर्गन और मरकरी गैस का मिश्रण भरा था, उसके अणु क्या होंगे? आयनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, आयनन वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जैसे ही आयनाइज्ड होंगे, जैसे ही वो आयनाइज्ड होंगे तो हम लोग को मालूम है कि उसमें क्या था? स्ट्रांसियम और बेरियम का मिश्रण भी भरा गया था, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा, और उनसे जो प्रकाश उत्पन्न होगा, पहले वो फास्फोरस का जो लेप लगाया गया है ट्यूबलाइट के अंदर, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या है? तेज प्रकाश देना स्टार्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है एक बार में नहीं हो जाता, इसीलिए देखते होंगे ट्यूबलाइट क्या है? कई बार में फ्लिक करके जलती है, लप लप करके तब जलती है, क्योंकि वो जो आयनाइज होती है गैस, उसको आयनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, टाइम लगता है। तो वही जैसे आयनाइज हुआ गैस पूरे में क्या देखो फैल जाती है, आप देखते होंगे एक साइड ऐसे जाया फिर इधर आया, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। वर्किंग इसका यही था कि जैसे आपने सप्लाई दी, यहाँ पे क्या हुई? धारा जाना स्टार्ट हुई, स्टार्टर के थ्रू क्या होगा? शॉर्ट होगा, जिससे करंट का मान तेजी के साथ बढ़ेगा। अब वो शॉर्ट कंटिन्यू नहीं रहता है, कुछ समय के लिए ही रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड तक ही रहता है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या होती है? कंडीशन हट जाती है। तो यहाँ पे गैस आयनाइज हो गई, कैसे आयनाइज होगी अभी देखते हैं चोक के काम से। गैस यहाँ पे आयनाइज हो गई, अब उस आयनाइजेशन के कारण से ही हमको प्रकाश मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। तो मेन फंक्शन जो था वो आपका स्टार्टर और चोक का था, क्योंकि इसी दोनों ने मिलकर क्या किया? उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसी स्टार्टर और चोक के बारे में, ठीक। देखिए इसको रफ कर रहे हैं, देखिए तो अगर हम लोग बात करें स्टार्टर की, तो इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करेगी। अब जो रिसेंट टाइम में आ रहा है, तो जो चोक होती है उसी चोक के अंदर ही आपका स्टार्टर क्या होता है? लगा होता है, प्लास्टिक टाइप का होता है वो, ठीक है। तो बिना स्टार्टर के आपकी ट्यूबलाइट नहीं होगी, ठीक। अब ये स्टार्टर जो है ये दो प्रकार के, एक आपका है ग्लो टाइप, एक आपका है ग्लो टाइप, और जो सेकंड है ये हम लोग का है थर्मल टाइप। पहला है ग्लो टाइप, दूसरा है थर्मल टाइप का स्टार्टर, ठीक। दोनों के बारे में देखेंगे क्या होगा। देखिए ग्लो टाइप में जो है, जो ग्लो टाइप का स्टार्टर है, देखिए ग्लो टाइप में ये ट्यूबलाइट के साथ समझेंगे इसको। ये हम लोग की ट्यूब है जिसमें हम लोग को क्या लगा होगा? इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक। फिर क्या लगाना था हम लोग को? चोक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? चोक, सिंगल लाइन डायग्राम है ये, ठीक, चोक। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई दिया गया इसको, क्योंकि बोला गया था ट्यूबलाइट और चोक क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और ये वाला आपका निकल आएगा ऐसे न्यूट्रल, ये फेज और ये न्यूट्रल, एसी सप्लाई में। तो चोक और आपका ट्यूबलाइट तो दिख गई। अब स्टार्टर हमको लगाना है, और कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं? ग्लो टाइप का स्टार्टर। तो देखिए जो ग्लो टाइप का स्टार्टर है ये कुछ ऐसे हम लोग बना लेते हैं, ठीक। एक यहाँ से कांटेक्ट इसका रहेगा, दूसरा आपका यहाँ से कांटेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अभी देखिए दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, दोनों आपस में अभी यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक। ये यहाँ पे ऐसे एक पत्ती लगी होती है जो कि होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये आपकी द्विधात की पत्ती होती है, ठीक है, जो तापमान के बढ़ने या परिवर्तन होने से प्रचालित होगी, ठीक है। ये हम लोग का ग्लो टाइप का स्टार्टर बना दिया गया इसमें। चलिए अब समझते हैं इसके वर्किंग को। देखिए तो जो ग्लो टाइप का स्टार्टर है ये भी कांच का, ये कांच का है नली, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग के ये टर्मिनल ऐसे बने हुए हैं जिसमें यहाँ पे लगी हुई है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधातु की
पत्ती। ठीक, अब ये करेगी क्या, ध्यान ये देना है कि जो ग्लो टाइप का स्टार्टर है, इस ग्लो टाइप के स्टार्टर में आपका हीलियम गैस का थोड़ा सा मिश्रण भी भरा जाता है। क्यों, समझिएगा अभी इसको आगे। तो आपका इसमें हीलियम गैस का मिश्रण भी भर दिया गया। जब आपकी यहाँ पे सप्लाई दी गई, जैसे आपने यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड की, करंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो होगा क्या, जैसे ही सप्लाई दी जाएगी, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपका यहाँ से उठकर पत्ती मुड़ जाएगी और टच कर जाएगी इस वाले सिरे से। ठीक, जो पत्ती पहले इस प्रकार से टच थी, अब वो जाके यहाँ पर टच हो जाएगी। और अब आपको दिख रहा है कि ये सर्किट क्या हो जा रही है, शॉर्ट हो जा रही है। ये सर्किट क्या हो जा रही है, शॉर्ट हो जा रही है। तो ऐसा नहीं कि परमानेंट शॉर्ट हो जाती है, ये केवल 1 से 2 सेकंड तक ही होता है। उसके बाद ये पत्ती क्या होती है, खुद ही, इस डिजाइन इस प्रकार से होती है, खुद ही क्या है, फिर अपने पुरानी कंडीशन में आ जाती है। ठीक, तो पहले इसी पोजीशन में थी, जैसे सप्लाई दी गई, ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ से उठकर यहाँ पे आके टच कर गया। तो जैसे ही ये इस पे पॉइंट पे टच करेगा, तुरंत क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने पर हमको पता है कि वोल्टेज घटता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये 1 से 2 सेकेंड, ये जो प्रोसेस शॉर्ट सर्किट का हो रहा है, ये केवल 1 से 2 सेकंड के लिए ही हो रहा है। उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा, हम लोगों ने पहले यही देखा कि जब भी सर्किट शॉर्ट होती है, सर्किट के शॉर्ट होने पर वोल्टेज की वैल्यू 0, जबकि करंट का मान तेजी से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब समझिएगा, जब हम लोग का स्टार्टर का पॉइंट इस कंडीशन में था, तो शॉर्ट हुआ था, करंट तो बढ़ ही रही होगी। लेकिन जैसे ही 1 से 2 सेकंड में ये कनेक्शन फिर से इस पोजीशन में पहुंच रहा है, तो जो भी करंट बढ़ी हुई थी उसका मान क्या होगा, भाई अब तो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, अब तो शॉर्ट हो नहीं रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, अब जब करंट की वैल्यू घट रही है, सडन चेंज हो रहा है, 1 से 2 सेकंड में करंट बढ़ी थी, फिर क्या हो रही है, घट रही है। और ये क्या लगा हुआ है, चोक। चोक मीन्स इंडक्टर। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि करंट चेंज का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। क्लियर, करंट चेंज का अपोजिशन करेगा। अब जैसे ही करंट चेंज का अपोजिशन ये करेगा, उसके क्या बना लेता है, E बराबर LdI/dt। E बराबर LdI/dt, यही चोक का काम है। चोक यहाँ पे जो करंट में सडन चेंज हुआ है उसका अपोजिशन करेगी और उसी के बराबर एक ईएमएफ इंड्यूस करा देगी। और ये ईएमएफ बहुत ही ज्यादा 800 से 900 वोल्ट, 800 वोल्ट से 900 वोल्ट तक की वैल्यू का होता है। और उतने ज्यादा वोल्टेज की वजह से यहाँ पे जो गैसेस थी वो क्या होंगी, आयनाइज हो जाएंगी। वोल्टेज इतना ज्यादा है, गैसेस क्या होंगी, आयनाइज हो जाएंगी और हम लोग को ग्लो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, गैस को एक बार केवल आयनाइज करने में आपको वोल्टेज देना है। अगर वो आयनाइज हो गई तो वो मेंटेन रहेगी और हमेशा क्या होगी, गैस आपकी विसर्जित होती रहेगी। ठीक, केवल आयनाइज करने के लिए ही आपको हाई पोटेंशियल देने की आवश्यकता है। अगर वो आयनाइज हो गई तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उतने अधिक वोल्टेज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो धीरे धीरे करंट क्या होगी, चेंज होगी, del/dt। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो अधिक मान का ईएमएफ इसके अंदर भरी गैस को आयनाइज कर देगा। ठीक है, तो ये आपका ग्लो टाइप स्टार्टर था। ठीक, अब अगर हम थर्मल टाइप में देखें तो वो प्रिंसिपल ऐसे ही है, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज है और वहां पे क्या है, कॉन्टेक्ट्स पहले से ही शॉर्ट होते हैं। अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल। अब ग्लो टाइप हो गया, थर्मल टाइप का। ठीक है, थर्मल टाइप को भी बनाकर ही समझेंगे। ये अक्सर आपको थर्मल वाला ही देखने को मिल जाएगा। ये वही आपका इलेक्ट्रोड टंगस्टन के बने हुए ये। ठीक, तो सर्किट बनाना सीख लीजिएगा। सिंगल लाइन डायग्राम, ये क्या हो गई हम लोग की चोक, ये कनेक्शन दे दिया गया, सीढ़ी क्रम में ही रखना है। ठीक है, ये देखिए सारे कनेक्शन क्या, ये फेज और ये न्यूट्रल, ये चोक। तो आपको दिख रहा है चोक और ट्यूबलाइट किस में है, सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक। अभी हम लोग को लगाना है स्टार्टर, और कौन सा लगाना है, थर्मल वाला स्टार्टर लगाना है। तो बस यहीं पे लगा लो, सॉरी ये एक वायर यहाँ से जाएगा क्योंकि शॉर्ट करना है, बात यही समझिएगा, शॉर्ट करना है। एक पॉइंट यहाँ
एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक। और इसमें रेजिस्टेंस भी लगा होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस R ये लगा दिया जाएगा, ठीक है। उष्मा अधिक उत्पन्न हो, बस इसीलिए जो चेंज हो रहा है उसको, ये भाई करंट का मान बढ़ेगा तो उस करंट को ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, जिससे वो आपके सर्किट को या वायर को खराब ना कर सके। ये रेजिस्टेंस लगा दिया गया, ठीक। अब देखिए ग्लो वाले में क्या था, पहले आपका सर्किट ओपन थी, जब आप सप्लाई दे रहे थे सर्किट क्या थी, ओपन थी, बाद में शॉर्ट हो रही थी। इसमें उसी का अपोजिट है, ये फर्स्ट कंडीशन है। जैसे ही हम लोगों ने सप्लाई दी तो यहां पर ये कॉन्टेक्ट पहले ही शॉर्ट दिख रहे हैं, तो जैसे ही ये शॉर्ट है करंट क्या होगी, तेजी के साथ बढ़ जाएगी। करंट आपकी तेजी के साथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब करंट जब तेजी के साथ बढ़ रही है, ठीक भाई, शॉर्ट सर्किट, अभी फिर से वही चीजें जो लिखी गई थी, शॉर्ट सर्किट होने पर करंट की वैल्यू क्या होगी, ISC में, शॉर्ट सर्किट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज 0, स्टार्टिंग में ही शॉर्ट है, करंट की वैल्यू चेंज हुई। अब ये भी, ये जो पत्ती है ये भी किसकी है, बाई मेटेलिक। ये जो पत्ती है ये भी क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब द्विधातु की बनी हुई पत्ती है। अभी जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, पता है हम लोग को कि तापमान बढ़ने पर ये क्या होती है, मुड़ जाती है। तो जैसे ही शॉर्ट हुआ I²R से तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ये पत्ती जो ऐसे है, अभी पत्ती क्या होगी, मुड़ जाएगी। और मुड़ती किससे है देखिएगा, अभी ये कॉन्टेक्ट यहां से ओपन होगा और ये इसके साथ जाकर टच कर जाएगा। ये यहां से ओपन हुआ, इसके साथ जाकर क्या हो गया, टच कर गया। तो क्या अब सर्किट शॉर्ट है, नहीं, अब सर्किट शॉर्ट नहीं है, ठीक। अब जब सर्किट शॉर्ट नहीं, ओपन हो गई, तो करंट का मान क्या होगा, घटेगा। जो करंट पहले ISC शॉर्ट सर्किट करंट था, मतलब बहुत ज्यादा करंट थी, अब वो क्या हो रही है, सर्किट ओपन होने पर वैल्यू क्या होगी इसकी, डिक्रीज करेगी। अब यही जो करंट डिक्रीज हो रही है, यही इंड्यूस करेगी E बराबर L di/dt, E बराबर L di/dt का वोल्टेज, ठीक। एक EMF इंड्यूस करेगी, वही EMF यहाँ की गैस को क्या करेगा, आयनाइज्ड कर देगा, ठीक। अब गैस आयनाइज हो गई तो आपको हाई पोटेंशियल की आवश्यकता अब नहीं है, वो उतना मेंटेन रहेगा और प्रकाश हम लोग को प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टर का वर्किंग दोनों की सेम थी, करंट की वैल्यू को बढ़ाना, और फिर जब करंट में चेंज हो तो चोक क्या कर रही थी, जो सर्ज, भाई सडन चेंज को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट या सर्ज बोला जाता है। जो सर्ज वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब स्टार्टर सर्किट को शॉर्ट करता है तो बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, चोक का होता है, ठीक। फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड काम क्या होता है, यही जो चोक है ये हाई वोल्टेज स्टेबलाइज करती है किसको, ये जो गैस भरी हुई है ट्यूब के अंदर, उसको आयनाइज करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टर काम क्या है, धारा के मान को बढ़ाना, और चोक का काम क्या है, उस बढ़ी हुई धारा को कंट्रोल करके एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, जिससे यहां पे गैस को क्या किया जा सके, आयनाइज किया जा सके। क्लियर। चलिए, तो ये आपका थर्मल और ग्लो दोनों का समझ लिया गया। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन भले अलग हो लेकिन सर्किट को जो जोड़ने का तरीका है दोनों का क्या है, सेम टू सेम है। चोक ट्यूबलाइट श्रेणी क्रम में, स्टार्टर क्या करेगा, उसको शॉर्ट कर देगा। क्लियर। चलिए, अब एक टर्म आता है स्ट्रोबोस्कोपिक। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, आपने नाम सुना होगा, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। ट्यूबलाइट में इसका क्या मीनिंग है ये हम देखते हैं। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को आप ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का रेडियो इंटरफेरेंस है। रेडियो इंटरफेरेंस मतलब रेडियो का विघ्नकरण, ठीक है, आवाज आना, ध्वनि उत्पन्न होना, ठीक। एक हमिंग नॉइज, या फिर आप कह सकते हैं नॉइज। ट्यूबलाइट में नॉइज जो उत्पन्न होती है, देखते हो कि ट्यूबलाइट जलती है, जब पुरानी हो जाती है धीरे धीरे तो उसमें आवाज आने लगती है, तो ये आपका कहलाता है प्रभाव स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। याद रखिएगा, ठीक है। ट्यूबलाइट में नॉइज उत्पन्न होना किसके कारण, रेडियो इंटरफेरेंस के कारण जब नॉइज उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक। अब इफेक्ट तो आ गया, खत्म कैसे करेंगे, तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। और कैपेसिटर का नाम आए तो जान लीजिएगा किस क्रम में लगाया जाएगा, मोस्टली लगाया जाता है
पैरेलल में, ठीक, समांतर क्रम में लगाया जाएगा। तो समांतर क्रम में कैपेसिटर अगर लगा देंगे तो फिर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लगा दिया गया क्या, कैपेसिटर, ये C1 कैपेसिटर लगा दिया, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या कम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चंस यहाँ से उठता है कि भैया क्या आप AC पे तो चल रहा है, फेज न्यूट्रल मतलब क्या AC होगा, क्या DC पर भी काम कर सकती है ट्यूबलाइट? तो देखिए उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या आपकी ट्यूबलाइट DC पर भी कार्य करेगी? तो देखते हैं क्या करेगी। फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑन DC पर फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या होगी, ठीक। तो हाँ, फ्लोरेसेंट ट्यूब DC सप्लाई पर भी कार्य कर सकती है, दैट्स मीन कुछ कंडीशंस होंगी। अब वो कंडीशन क्या हैं? तो वो कंडीशन ये है कि हमको यूज करना पड़ेगा वेरिएबल स्विच, ठीक है, वेरिएबल स्विच या आप कह सकते हो उसको इंटरमिटेंट स्विच, ठीक, मध्यस्थ स्विच। क्योंकि करना क्या है, प्रोसेस को समझिएगा। काम किस पे करना है, DC पे। तो DC का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिक्स है, चेंज नहीं होने वाला है। जबकि हम AC पर जब पढ़ रहे थे तो फेज न्यूट्रल क्या था, चेंज हो रहा था। भाई उसमें क्या है, पल्स, ये ऐसे पल्स होती है ना, चेंज हो रहा है बार बार, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल अलग अलग आ रही है। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो भी हैं पॉजिटिव पे गए, साइकिल चेंज हुई, वहां से क्या होंगे, रिवर्स आएंगे। लेकिन अगर हम DC की बात करें तो ये तो पोलैरिटी फिक्स है, जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपकी ट्यूबलाइट है वो एक साइड तो जलती हुई दिखाई पड़ेगी, जबकि अगले साइड में क्या होगी, वो प्रकाश नहीं दे रही होगी। क्योंकि यही प्रोसेस है, आयंस जो हैं, जो चार्ज हैं, वो एक साइड आ जाएंगे और फिर वो रिवर्स तो हो नहीं रहे हैं। क्योंकि AC में क्या था, सप्लाई चेंज हो रही थी, वो रिवर्स हो रहे थे, ठीक है, जो आपके अणु थे वो आपके रिवर्स हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर DC सप्लाई में जो आयंस हैं, अणु हैं, वो रिवर्स नहीं हो पाएंगे। तो रिवर्स नहीं होंगे तो ट्यूबलाइट एक ही साइड आपका प्रकाश देगी, एक साइड प्रकाश नहीं देगी। तो ऐसा तो करना नहीं हमको। हम लोग क्या करेंगे, अब एक स्विच लगा देंगे, ठीक है। कैसी स्विच, वेरिएबल स्विच, या फिर आप इसको रिवर्सल स्विच भी बोल सकते हो, रिवर्सिबल स्विच, परिवर्ती स्विच, ठीक है, रिवर्सिबल स्विच। तो वो करेगी क्या, कनेक्शन को चेंज कर देगी। इंटरमीडिएट स्विच, मध्यस्थ स्विच क्या करेगी, सब एक ही नाम है इसका, ठीक है, वो कनेक्शन को इंटरचेंज कर देगी। दैट्स मीन जहां पहले पॉजिटिव था अब वहां पे स्विच दबाने के बाद निगेटिव आ जाएगा, जहां पहले निगेटिव था अब वहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? तो इससे होगा क्या कि जो भी चार्ज पहले यहाँ पे आके इकट्ठा हुए थे, सपोज दैट पहले ये पॉजिटिव था, ये वाला क्या था, निगेटिव, ठीक, ये प्रोसेस था। जैसे ही आपने स्विच को ऑपरेट कराया, अब ये टर्मिनल क्या बन जाएगा, निगेटिव, ये वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। तो इस प्रकार से अब ये सारे आयन क्या होंगे, इस साइड आना शुरू कर देंगे, इधर वाले क्या होंगे, इस साइड आना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी ट्यूबलाइट क्या होगी, DC सप्लाई पर भी प्रकाश देगी। क्लियर? फिर अब डाउट ये हुआ कि भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन वहां पर चोक का तो कोई रोल रह नहीं जाएगा। अगर आप DC दे रहे हो तो क्या भैया चोक का कोई रोल रहेगा? नहीं, क्योंकि चोक एक्चुअल में है क्या, इंडक्टर है, जिसमें इंडक्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस कम था। इंडक्टेंस ज्यादा था, रेजिस्टेंस क्या था, कम था, क्योंकि हमें यूज करना था किस पे, AC सप्लाई पे। बट यहां हमें यूज करना है किस पर, DC पर। तो अब तो चोक में L का कोई रोल है क्या, नहीं, क्योंकि करंट चेंज होगी नहीं। तो इसलिए जब DC में हम चोक को यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग ऐसी चोक की डिजाइन करेंगे जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहे, ज्यादा हाई रेजिस्टेंस की चोक डिजाइन की जाएगी। उसमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस ही बचेगा, क्योंकि L का इफेक्ट तो रह नहीं गया, केवल रेजिस्टेंस ही बचेगा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि वो रेजिस्टेंस क्या रहे, हाई रहे, जिससे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जब स्टार्टर शॉर्ट करेगा उसको,
स्टार्टर उसको शॉर्ट करेगा, तो शॉर्ट करने पर हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से जो करंट इंक्रीज करेगी वो लिमिटेड वैल्यू में रहेगी, इससे हम लोग का ट्यूबलाइट खराब नहीं होगी। ठीक, तो बाकी सब कुछ सेम है, बस एडिशनल क्या करना है आपको, ये कंडीशंस यही है कि आपको चोक यूज करना है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो, और फर्स्ट चीज आपका वेरिएबल स्विच, रिवर्सल स्विच या फिर इंटरमीडिएट स्विच यूज करना है जिससे कनेक्शन क्या किया जा सके, इंटरचेंज किया जा सके। जो पहले पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दें। अगर ये चीजें हो जा रही हैं तो बिल्कुल आसानी से आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब डीसी सप्लाई पर भी कार्य करने लगेगी। ठीक है, तो ये हम लोग का लैंप का जो क्लासिफिकेशन था वो क्लियर हो गया। हम लोगों ने सारे लैंप के बारे में पढ़ लिया, कार्बन आर्क लैंप भी पढ़ा, ठीक है, फिर आपका इंक्रेसेंट लैंप भी पढ़ा, और थर्ड बचा था गैसीय डिस्चार्ज लैंप, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए इतना टॉपिक कवर करिए, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।